हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की इस सीरीज में पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 73 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 74 और 75 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किया गया है और यहाँ से हमारे एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। हो सकता है आपने मंत्रिपरिषद को इसके पहले पढ़ा हो, लेकिन आज की क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 74 अर्थात मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग अनुच्छेद 75 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मंत्रिपरिषद आएगा। तो हम लोग अनुच्छेद 74 और 75 की तुलना करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये तो इसकी हेडिंग हो गई। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये दो मुख्य प्रावधान हैं क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अनुच्छेद 74 का फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति आगे का क्या कहा गया है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आगे इसी में क्या कहा गया है? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका क्या होगा? जिसका प्रमुख या जिसका प्रधानमंत्री होगा। अब दोनों को इसका मतलब समझिएगा। अनुच्छेद 74 का फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख तो कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। और जब प्रधानमंत्री हो गया इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो भी करेगा मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख प्रधानमंत्री, तो वास्तव में राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री सलाह देगा। ठीक है, वास्तव में तो यही निकला, ये इसके अनुसार करेगा और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके अनुसार कार्य करेगा। अब बात ये आती है कि क्या राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा या वो अपनी स्वेच्छा से भी कार्य कर सकता है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा या वह स्वेच्छा से भी कर सकता है? शुरुआत में तो स्थितियां सही थी जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विवाद उत्पन्न होने शुरू हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति ये चाहेंगे कि हम तो आपकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे,
लेकिन हम स्वेच्छा से भी कार्य करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी सलाह हमेशा मान ही लें। ये बातें हो गई। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं, आपको हमारी सलाह के अनुसार ही कार्य करना है। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विवाद होने लगे तो ये मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में। जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि चूँकि हम लोगों ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है, और जिसका मतलब ही होता है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होगा, वह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होगा जो कि नाम मात्र का प्रमुख होगा, और उसकी वास्तविक शक्तियाँ जो होंगी इस मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री में निहित होंगी। इसका मतलब ये है कि वास्तव में जो भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दिया गया है उन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो इसी के बाद एक संविधान संशोधन लाया गया जिसे कहा जाता है 42वां, जिसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसके माध्यम से ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य अवश्य करेगा। क्या करेगा? अवश्य करेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वह प्रधानमंत्री के शासनकाल के समय लाया जाता है और उस समय आपातकाल की स्थिति होती है। और इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो इसके 2 साल बाद 1978 में एक नया संविधान संशोधन लाया जाता है, 44वां संविधान संशोधन। 2 साल बाद दूसरा मतलब 42 में 2 जोड़ दीजिए तो 44 और 1976 2 78। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार में लाया गया तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य अवश्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और दोबारा मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके अथवा बिना पुनर्विचार किए सलाह देती है तो राष्ट्रपति उसे करने के लिए बाध्य हैं। तो इसके माध्यम से क्या प्रावधान कर दिया गया कि एक बार पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार का प्रावधान कब से आया तो हम लोग कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आया। अब ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। 74 का फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब बताइए, अपने मन से कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो राष्ट्रपति की बिल्कुल शक्ति ही सीमित कर दिया गया था कि राष्ट्रपति तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे पुनर्विचार का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 74 का फर्स्ट। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 74 के सेकंड में क्या कहा गया है। एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए राष्ट्रपति के सलाह को किसी न्यायालय में जांच किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, इसकी समीक्षा किसी न्यायालय में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 74 में यही प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह की समीक्षा किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह की समीक्षा नहीं हो सकती। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 74 में सिर्फ यही 2 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है,
कि एक तो जो भी राष्ट्रपति करेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। इसमें जो ये 2 संशोधन किए गए ये भी महत्वपूर्ण हैं। और मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह की समीक्षा किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये था अनुच्छेद 74। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 ध्यान से समझिएगा बिल्कुल दोस्तों। अब देखेंगे अनुच्छेद 74 और 75 में अंतर। अनुच्छेद 75 में है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और अनुच्छेद 75 ये बताता है कि ये वास्तव में मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होगा, ये मंत्रिपरिषद आएगी कहाँ से। ठीक है, अनुच्छेद 74 बताता है मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन अनुच्छेद 75 बताता है कि मंत्रिपरिषद बनेगी कैसे। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा कि मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है। मंत्रिपरिषद को बिल्कुल शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो मंत्रिपरिषद को कह सकते हो मंत्रियों का समूह। क्या कह सकते हो? मंत्रिपरिषद को मंत्रियों का समूह। अब बात करते हैं कि इस मंत्रियों के समूह में कौन कौन से लोग आएंगे। तो इस मंत्रिपरिषद के समूह में प्रधानमंत्री और उसके अधीन बहुत सारे मंत्री आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनका गठन कैसे होता है। अनुच्छेद 75 में मुख्य रूप से 6 बातें कही गई हैं। अब ये 6 बातें क्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक एक पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हम लोग देख चुके हैं कि पीएम जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो पहले पीएम की ही देख लिया, प्रधानमंत्री की ही नियुक्ति देख लिए कि प्रधानमंत्री कैसे आएगा, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तथा आगे कहता है करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह के अनुसार करेगा। क्या करेगा? सलाह के अनुसार। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा। अब बात यह आती है कि क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? कि क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो हम लोग कहेंगे नहीं। इसके लिए एक लोकसभा का चुनाव होगा और उस लोकसभा के चुनाव में जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी उससे राष्ट्रपति द्वारा जो है एक व्यक्ति के नाम का सुझाव मांगा जाएगा। और जब पार्टी द्वारा जिस भी व्यक्ति के नाम का सुझाव दिया जाएगा, राष्ट्रपति जो है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब क्या किया जाएगा? तब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे एक सीमित समय में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ठीक है, समानता किया क्या जाता है ये समझिए। समानता, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति कहता है कि ऐसी जो भी पार्टी हो जो जिसे लगता हो कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं, वह अपने प्रधानमंत्री के नाम का सुझाव दे, हम उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। और जब दिया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद एक सीमित समय दिया जाता है कि इतने समय में आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए।
अगर मान लीजिए एक से अधिक पार्टियां ये कहें कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं, हम बहुमत साबित कर सकते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे एक सीमित समय में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 74 की यहाँ तक की बातें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद होगा, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं साबित होता है तब क्या क्या होगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अन्य मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये आएंगे कहाँ से? ये अन्य मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये आएंगे कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लोकसभा के भी हो सकते हैं, ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज, इसके बाहर के भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का है या राज्यसभा का है या किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, चुनाव हुआ है सिर्फ लोकसभा का, लेकिन मंत्री बनाया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को। और किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जिसके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है, लेकिन इनके लिए यह जरूरी है कि 6 माह के अंदर अंदर ये या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले लें। अब बात करते हैं कि क्या ये चुनाव के माध्यम से सदस्यता लेंगे? नहीं, चुनाव के माध्यम से भी ले सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा यदि मनोनीत कर दिया जाता है फिर भी उन्हें किसी न किसी सदन की सदस्यता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 74 का फर्स्ट। ठीक है, अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था कि लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद कुल कितने लोग मंत्री बनेंगे। परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे लोग ये थे कि ये चाहते थे कि हमें ही मंत्री बनाया जाए, हमें ही मंत्री बनाया जाए। तो जितने पद नहीं हुआ करते थे उससे ज़्यादा तो उसके मंत्री बना दिए जाते थे। समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी। तो उसके बाद एक संविधान संशोधन लाया गया जिसे कहा जाता है 91वें संविधान संशोधन 2003। इसके माध्यम से फर्स्ट में 2 चीज़ें जोड़ दी गई, एक जोड़ दी गई खा। अब देखते हैं कि इसमें का और खा में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, 75 के फर्स्ट के का में कहा गया कि ये जो मंत्री परिषद होगा वह लोकसभा के कुल सदस्यों के अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये 15% का सिद्धांत कब आया? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। क्या कहा गया कि ये जो मंत्री परिषद होगा, और ध्यान दीजिएगा इस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। मंत्री परिषद में 15% का सिद्धांत आया। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरे में क्या कहा गया? खा में कहा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति की सदस्यता दल बदल के आधार पर चली जाती है, किसी भी व्यक्ति की सदस्यता दल बदल के आधार पर चली जाती है तो उसका जो मंत्री परिषद में जो मंत्री का पद मिला होगा वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार में फिर से समझिए 75 का फर्स्ट पूरा। पहला कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और क्या क्या होगी प्रक्रिया ये देख लिया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, ये जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं ये लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, किसी अन्य वैसे भी हो सकते हैं जिनके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है, लेकिन इनके लिए ज़रूरी है कि 6 माह की सदस्यता ले लें, 6 माह के अंदर अंदर। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया, ये जो मंत्री परिषद होगी वह लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरे में इसमें जोड़ा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति की सदस्यता दल बदल के आधार पर जाती है तब उसका मंत्री पद जो होगा वह समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखिए इस मंत्रिपरिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्री बनते हैं, तो इस मंत्रिपरिषद में कुल तीन प्रकार के मंत्री बनते हैं। एक बनते हैं कैबिनेट मंत्री, एक बनते हैं कैबिनेट मंत्री, एक बनते हैं राज्य मंत्री, और एक बनते हैं उप मंत्री। ध्यान से समझिएगा, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यह वास्तव में अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, तो ये पूरे के पूरे कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आएंगे। और ये भी जो होंगे यह स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे। कहने का मतलब ये है इनके नीचे होंगे लेकिन ये भी अपना कार्य करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। और ये जो उप मंत्री होंगे यह वास्तव में इनके और इनके सलाह के लिए होंगे। दोनों में अंतर समझिएगा, तीनों में। ये जो होते हैं वास्तव में अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है मंत्रिमंडल। समझ लीजिए थोड़ा मंत्रिमंडल। अगर पूछा जाए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है, तब समझिए। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। बिल्कुल अनुच्छेद 352 ही याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। इसे अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। अब बात करते हैं ये मंत्रिमंडल है कौन। ये मंत्रिमंडल वास्तव में ये हैं मंत्रिमंडल। ये कौन है? तो हम लोग कहेंगे मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल वास्तव में है बड़े बड़े मंत्रियों का समूह, या कह सकते हो कैबिनेट मंत्रियों के समूह। ठीक है, और ये हो गया राज्य मंत्री, ये हो गया उप मंत्री। इसका मतलब ये है कि अगर ये मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिमंडल इसमें छोटा सा होगा, कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य तो हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा समझिएगा। यहाँ तक समझ में आया कि कैबिनेट मंत्री क्या है? अपने विभाग के अध्यक्ष। राज्य मंत्री क्या हैं? ये भी इसके नीचे कार्य करने वाले होते, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। और ये जो होते हैं इनके और इनके सलाह के लिए कार्य करते हैं। अब आगे थोड़ा समझिएगा। वास्तव में तो कहा जाता है कि जो भी कार्य किया जाता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो भी कार्य किया जाता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वह किसके द्वारा किया जाता है? वह मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सिर्फ नाम होता है मंत्रिपरिषद का, कि जिस जिस विभाग के अध्यक्ष होते हैं वह आपस में बैठकर फैसला लेते हैं कि या ये किया जाए ना किया जाए, उसी के अनुसार जो है कार्य होता है। ठीक है, तो वास्तव में इन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन नाम इनका होता है मंत्रिपरिषद का। अब थोड़ा आगे समझिएगा। अगर ये बात किया जाए कि मंत्रिपरिषद कितना होगा, तो मंत्रिपरिषद कहा गया है कि ये जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का लगभग 15% होगा। और इस समय लोकसभा में कुल मिला के मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो इसका जो है लगभग 81 पॉइंट कुछ आता है। तो कुल मिला के मंत्रिपरिषद में 81 सदस्य ही आते हैं। तो मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य आएंगे? तो इसमें लगभग 20 से 25 सदस्य आ सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये तो व्यवहारिक चीज़ें हैं। तीनों को कुल मिला के 85 को कुल मिला के तीनों में बांट दीजिए, लगभग वही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 75 का फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 75 का सेकंड। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा जो है PDF तो मिल ही जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 75 का सेकंड।
अनुच्छेद 75 तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और क्या क्या प्रावधान किया गया है, जैसे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। 91वें संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से 15% का सिद्धांत दिया गया। साथ ही साथ दल बदल का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 75 का सेकंड कहता है कि प्रधानमंत्री के अलावा मंत्री परिषद के समस्त मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा समझिएगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि आप उस पद पर तभी तक बने रहोगे जब तक वह व्यक्ति चाहेगा, और जिस दिन भी चाहे वह व्यक्ति आपको उसके पद से हटा सकता है। जिस दिन भी चाहे वह व्यक्ति आपको आपके पद से हटा सकता है। इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहाँ पर पीएम के अलावा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अन्य मंत्री हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और मान लीजिए प्रधानमंत्री को लगता है कि वास्तव में कोई व्यक्ति हमारे पक्ष में कार्य नहीं कर रहा है, तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति जो है इन्हें इनके पद से हटा देंगे। इसका मतलब यह है कि मंत्री परिषद में कौन कौन रहेगा कौन कौन नहीं रहेगा, ये निर्धारण हमेशा प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, चाहे 2-2-4 कहें, चाहे 2-2-5 कहें, मंत्रिपरिषद को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर कुछ गलत भी करते हैं तो सबका ये काम है कि उसका सहयोग करें, अन्यथा मंत्रिपरिषद में आपको रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देकर आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 75 का सेकंड कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। अभी हम आप लोगों से 2 सवाल पूछेंगे और देखिएगा कैसे कितना अच्छा सवाल बनता है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा समझिएगा। तीसरे में है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, उत्तरदायी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये लोकसभा का चुनाव होगा। क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। तब जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का लगभग 15% जो है ये मंत्रिपरिषद बन जाएगा। ये क्या हो गया, मंत्रिपरिषद बन गया। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 75 के थर्ड में कहा गया है कि ये मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब ये है इसका लगभग 545 है, तो ये लगभग 81 है। अगर 81 के एक मंत्री, मतलब कुल मिलाकर 81 मंत्रियों में से एक मंत्री के ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इस समूचे के समूचे मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा और ये जो लोकसभा होगी वह भंग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि नया चुनाव होगा और नई मंत्रिपरिषद बनेगी। ठीक है, लोकसभा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है मंत्रिपरिषद का यह काम है कि वह लोकसभा में हमेशा अपनी बहुमत रखे। अगर लोकसभा में बहुमत उसके पास नहीं है तब ये मंत्रिपरिषद ये मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाएगी, लोकसभा भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
चलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए लोकसभा में इसको बहुमत नहीं है तो पहले तो लोकसभा विघटित कर दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई मंत्रिपरिषद ना आ जाए। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी स्थिति में लोकसभा का विघटन होता है तो मंत्रिपरिषद तब तक बना रहेगा जब तक कि नया मंत्रिपरिषद ना आ जाए, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद नहीं होगी तो राष्ट्रपति कार्य कैसे करेगा, और राष्ट्रपति तो वही कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 74 का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये लोकसभा विघटित हो जाती है, फिर भी मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक कि एक नई मंत्रिपरिषद ना आ जाए। लेकिन हाँ, ये कोई कानून नहीं बना सकता, क्योंकि कानून बनाने का तो ये है, पास तो यहाँ से होगा। जब यही नहीं रहेगा इसका मतलब यह है कि सिर्फ कार्यभार तब तक देखते रहेंगे, बस कोई नया कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथे में क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चौथे में है मंत्रिपरिषद अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, मंत्रिपरिषद अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, किसके, राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो समूची मंत्रिपरिषद है ना, राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की भी साथ ही साथ गोपनीयता की शपथ लेती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अनुच्छेद 75 के 5th में कहा गया है कि यदि कोई भी सदस्य या कोई भी मंत्री अगर 6 माह से अधिक किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका मंत्री पद जो है वह समाप्त हो जाएगा। ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जिसके पास किसी सदन की सदस्यता नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता ले ले। अगर 6 माह के अंदर अंदर वह सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 6 माह में सदन की सदस्यता, ठीक है। अब देखते हैं 6th में क्या है। 6th में है इनके जो मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते होंगे, ये जो मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते जो होंगे वह संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 75। एक बार इसको पूरा का पूरा फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और इन मंत्रियों की नियुक्ति जो है लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूरी है कि 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता ले ले। ठीक है, और इसी में देखा कि 91वें संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से का और खा जोड़ा गया, 15% का सिद्धांत जोड़ा गया और साथ ही साथ दल बदल का भी प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें जोड़ा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। और उसके बाद इसी में हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मंत्री क्या हैं, राज्य मंत्री क्या हैं, उप मंत्री क्या हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने देखा कि मंत्रिमंडल क्या है। ठीक है, उसके बाद देखा कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जाती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री जब चाहे राष्ट्रपति को कह के हटा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये मंत्रिपरिषद जो है यह हमेशा इस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कर्तव्य है कि वह लोकसभा में हमेशा अपना बहुमत रखे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मंत्रिपरिषद
समूची की समूची मंत्रिपरिषद जो है, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो चाहे अन्य मंत्री हो, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दोनों ध्यान दीजिएगा, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यदि कोई मंत्री 6 माह से अधिक किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद इसमें है कि मंत्रिपरिषद के जो वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं वह संसद के द्वारा किया जाता है। अब आपसे 2 सवाल पूछते हैं, बहुत ही अच्छा। बताइए, निम्न में से किसका चुनाव नहीं होता है? चुनाव नहीं होता है। विकल्प हैं राष्ट्रपति, दूसरा हो गया उपराष्ट्रपति, तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया प्रधानमंत्री, और चौथा हो गया नॉन ऑफ दीज, मतलब उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं। निम्न में से किसका चुनाव नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कोई भी चुनाव नहीं होता है। चुनाव वास्तव में होता है लोकसभा का। चुनाव किसका होता है? लोकसभा का होता है। इसीलिए पहले ही पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि इसकी नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए बताए थे कि जो इनकी नियुक्ति लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकती है, और किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है वास्तव में, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति तो होती है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बाकी सबका चुनाव होता है। चलिए अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड बताइएगा। दूसरा सवाल है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सवाल ये है, हमारे संविधान के अनुसार बस आगे समझ लीजिएगा, लिखेंगे नहीं। हमारे संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी निर्धारित नहीं। इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं 3 वर्ष। ऑप्शन डी निश्चित नहीं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा निश्चित नहीं। अधिकांश विद्यार्थी क्या करेंगे? 5 वर्ष कर देंगे। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष लोकसभा का। कार्यकाल होता है लोकसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है लोकसभा का। ये तो मंत्रिपरिषद इनके द्वारा बनाया जाता है, और मंत्रिपरिषद कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तभी तक बनेगी जब तक लोकसभा रहेगी। ठीक है। वास्तव में मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है, तो हमारे संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन अगर अधिकतम कह दे कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होगा, तो अधिकतम जो होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा। अधिकतम क्या होगा? तब 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है। तो आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई देने का। ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।